जी मैम, आप शुरू कर सकते हैं। जी सर जी। सो सुष्मिता, हाउ आर यू बेटा? I'm fine, ma'am. How are you? आई एम ऑल्सो फाइन। टुडे इज आवर लास्ट लेक्चर ना? Yes, ma'am. So today I am going to cover with you very important topics like modernism, postmodernism, then deconstruction approach by Derrida, or we can say Roland Barthes, death of an author. These are very important questions, or in short note, it will come in your exam. Or we can say uh, I'm also going to cover. I'm trying to cover Marxist view of literature also. So now we are going to start with postmodernism and modernism. So before moving to postmodernism, we should know about what do you mean by the term modern? Modern से क्या समझते हो आप? Are you getting my voice, Sushmita, very clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm getting the voice. Modern. What do you mean by the term modern? Simple way में, what do you mean by modern? Ma'am, modern means when there is a sudden change of the beliefs and the thoughts that were prevalent in the ancient times. And we are not advocating nowadays. And we are not advocating or using that type of taboos, that type of traditional point of view Yes, ma'am. nowadays. Yes, That's ma'am. why we have become modern. तो हम कहते नहीं है, घर में हमारे दादा दादी वगैरह होते हैं, एज पर्सन होते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि आप तो मॉडर्न हो भाई। आप वो हम उनको कहते हैं कि आप तो पुराने जमाने के हो, और वो हमें कहते हैं कि आप बच्चे तो मॉडर्न हो। तो आपका जो मॉडर्न स्टाइल है, लिविंग का भी, पहनने का भी, हर एक चीज में मॉडर्न क्या है कि हम ओल्ड जो हमारे कस्टम्स हैं, ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, ओल्ड वैल्यूज हैं हमारी, ओल्ड हमारा जो ड्रेसिंग स्टाइल है, उससे हम कट ऑफ होना चाहते हैं, तभी हम कहलाए जाते हैं मॉडर्न। तो अब मॉडर्न की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आप लिख सकते हैं मॉडर्न रिलेटिंग टू प्रेजेंट। तो मॉडर्न जो हमारी एज है, जो हमारा सिंपल मॉडर्न अगर हम मीनिंग डिफाइन करते हैं, तो इट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट और रीसेंट टाइम्स। आज के जमाने की हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्लासिकल क्रिटिसिज्म से डील नहीं करेंगे, आगे हम अब मॉडर्निज्म पर आने वाले हैं। अभी तो हम जस्ट डेफिनेशन मॉडर्न की पढ़ रहे हैं। जो मॉडर्निज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है मॉडर्न से। और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, वो बिल्कुल मॉडर्निज्म के बिल्कुल कंट्रास्ट में, ऑपोजिट है। तो आर यू गेटिंग? जो मॉडर्निज्म है और पोस्ट मॉडर्निज्म जो उसके बाद वाला आया, पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन है। तो पेपर में आपसे एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि इन दोनों में डिफरेंशिएशन बताइए आप। ठीक है? तो बिफोर मूविंग टू मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्न की डेफिनेशन हमारी हो जाएगी, मॉडर्न इज रिलेटेड टू प्रेजेंट और रिसेंट टाइम्स एज अपोज्ड टू रिमोट पास्ट। अपोज का मतलब है हम बिल्कुल खिलाफ हैं किसके? जो हमारी पास्ट की चीजें हैं, पास्ट थिंग्स, पास्ट ट्रेडिशंस, पास्ट वैल्यूज, पास्ट हमारा लाइफस्टाइल, पास्ट हमारा ड्रेसिंग स्टाइल, उससे हम बिल्कुल कट ऑफ होंगे, तभी हम मॉडर्न कहलाए जाएंगे। A person who advocates, practices, or a departure from a traditional value or style is called a modern। वही मैंने बताया है, हम उस पर्सन को मॉडर्न कहेंगे जो रिसेंट प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं और वो अपने आप को डिपार्ट कर लेगा। डिपार्ट का क्या मतलब है? कट ऑफ कर लेगा। किससे? ट्रेडिशनल वैल्यू से, ट्रेडिशनल स्टाइल से। यहाँ पर अब हम अपना लिटरेचर से रिलेट कर रहे हैं। अब हमने सिंपल यहाँ पर ड्रेसिंग स्टाइल की बात नहीं करनी है। अब यहाँ पर ट्रेडिशनल वैल्यूज और स्टाइल्स का मतलब हो गया हमारा क्लासिकल थिंकर्स, क्लासिकल फिलोसफर्स हमारे हो गए, प्लेटो हो गए, हमारे एरिस्टोटल हो गए, हमारे लॉन्जाइनस हो गए, हमारे हॉरेस हो गए, हमारे ड्राइडन हो गए, हमारे पोप हो गए। तो वो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं, मॉडर्निज्म की अभी डेफिनेशन कर रहे हैं, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पे आएंगे। मॉडर्निज्म क्या कहता है कि हमने उन वैल्यूज को बिल्कुल भी अपने वर्क में, कहने का क्या मतलब है, जो हमारा टेक्स्ट है ना, वो भी बिल्कुल ही मॉडर्न होना चाहिए। because we are learning, we are dealing with literature, we are studying literature। और क्या कहते हैं इसमें, हम कौन सा पॉइंट ले लेंगे? और इसका लिटरेचर का हो गया। हाँ, मैंने आपको कल पढ़ाया था, हम सश्योर का कल पढ़ रहे थे, फर्दिनैंड डी सश्योर का लिंग्विस्टिक्स पढ़ा था हमने, आपको याद हो थोड़ा सा? सुष्मिता, Yes, ma'am.
Yesterday we read about Saussure linguistics. Yes, ma'am. We read about Structuralism. study of science. Yes, Yes. ma'am. We studied about Lang and Parole. We discussed about binary Science. opposition. Yes, ma'am. Yeah, we discussed about synchronic view of literature, diachronic हमारा टेक्स्ट हमने उसकी बात की थी. Yes, तो ma'am. ये हमारा क्या था, एक स्ट्रक्चर के साथ हम डील कर रहे हैं. तो स्ट्रक्चर तो आपको पता है हर एक चीज का होता है. हमारी ह्यूमन बॉडी का भी तो एक स्ट्रक्चर है ना. Yes, तो ma'am. वो क्या कह रहा था, हमें कल हम येस्टरडे से अपनी बात को रिलेट कर रहे हैं. फर्दिनांड डी सस्योर क्या कहता है, किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए ना उसका स्ट्रक्चर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट मीन्स हमारे पास कुछ ना कुछ तो टेक्स्ट होगा ना, हम उससे तो बिल्कुल भी अपोज नहीं हो सकते हैं ना. We should have some sort of structure. We should have some sort of text. और हम उस टेक्स्ट को किससे स्टडी करना था, जो हमने कल अपना उससे पढ़ा था. अपना लिंग्विस्टिक्स का स्टडी ऑफ साइन हमने पढ़ा था, जो सश्योर ने हमें बताया था, जहाँ से हमारा स्ट्रक्चरलिस्ट की शुरुआत हुई थी. स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कह रहे थे, हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए. और हमने कुछ एक और भी बात की थी, जब मैंने आपको आई रिचर्ड्स का न्यू क्रिटिसिज्म बताया था, उसमें हम किसकी बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, कंटेंट की बात कर रहे थे, और उसके साथ हम फॉर्मेलिटीज की बात कर रहे थे. न्यू क्रिटिसिज्म डेल्ट विद, हमने क्या कहा था, फॉर्मलिज्म के साथ. फॉर्मलिज्म में क्या होते हैं, हम लैंग्वेज के फॉर्मल फंक्शन को पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उसके सिंटैक्स को, उसके ग्रामर को. यही था ना. Yes, ma'am. यही था. Yes, अब ma'am. ये तो हमने जस्ट एक सिंपल डेफिनेशन की है मॉडर्न की. अब हम आते हैं मॉडर्निज्म. आपको पेपर में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मॉडर्निज्म. तो मॉडर्निज्म का आप पीरियड लिख सकते हैं. इट स्टार्टेड फ्रॉम 1910. यू जस्ट नोट इट डाउन. 1910 से लेकर 1945 तक का हम पीरियड कह सकते हैं मॉडर्निज्म का. मॉडर्निज्म का हमारा पीरियड हो गया 1910 से लेकर 1945 तक. ये हमारा जो पीरियड है 1910 से लेकर 1945 का, ये हमारा किस चीज का पीरियड लग रहा है, जब हमारी वर्ल्ड वॉर 1 अकर्ड. तो आपको मैंने कल बताया था कि जब हमारी वर्ल्ड वॉर 1 अकर्ड हुई थी जब वो, तो क्या हुआ था, हमारा पूरा का पूरा यूरोप में टर्मोइल कंडीशन हो गई थी. एवरीथिंग वाज इन डाउट, एवरीथिंग वाज सस्पेक्टेड, एवरीथिंग वाज फ्रेगमेंटेड. कुछ भी लोगों को क्लियर नहीं था कि हम आगे सरवाइव कैसे करेंगे, बिकॉज देयर वर नो जॉब्स, देयर वर नो एजुकेशन. जो कंडीशन कंट्री की थी, कैपिटल भी नहीं थी उनके पास, जो देश थे उनका जीडीपी बिल्कुल जीरो था. तो हम क्या कह सकते हैं कि वहां पर हम ट्रेडिशनल वैल्यूज की भी कोई बात नहीं कर रहे हैं. कोई लॉयल्टी नहीं थी, कोई बिलीफ नहीं थे, कोई सिस्टम नहीं था, लोगों के अंदर विश्वास ही नहीं था. और जो अपना दे वर हैविंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, they were having lack of confidence at that time. There were no strategies, there were no food, there were no education, there were, the world was full of miseries. और हम अनस्टेबल सी सिचुएशन कह सकते हैं. पीपल का जो व्यू था बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड था. आपने वो पढ़ी होगी पोएम इसकी, मैथ्यू अर्नल्ड की डॉवर बीच पढ़ी है आपने? No, ma'am. हैव यू? उसमें हमारा क्या कह रहे हैं, उसमें जो हमारा पोएट है, मैं आपको अब मॉडर्निज्म में हमारी वर्ल्ड वॉर 1 का हम पढ़ रहे हैं. तो वर्ल्ड वॉर 1 ने क्या डिस्ट्रक्शन लेकर आए, कंट्री की कैसी सिचुएशन थी, वो उन्होंने डॉवर बीच में बहुत ज्यादा एक डिस्कस कर रखी है. वैसे वो नेचर पोएम है. तो उसमें जो हमारा पोएट है ना, वो बहुत ही ज्यादा सैडेंड है, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ही ज्यादा डिसइल्यूजन्ड है. क्यों? वो क्या कह रहा है कि उसमें कि जो ह्यूमन वैल्यूज है ना, जो लॉयल्टी है, जो ऑनेस्टी है, जो सिंसियरिटी है, जो डिटर्मिनेशन है, जो अनग्रेटफुलनेस है जो वर्ल्ड में, वो कहता है अब वो आ चुकी है, क्योंकि एवरीथिंग इज इन डाउट. तो वो वहां पर उसका मेटाफर ले रहा है, वहां पर ओशन का ले रहा है कि जैसे ओशन की वेव्स आती हैं और जब वो रिसीड करती हैं, तो वो जब वापस जाती हैं, तो वो अपने साथ ना हमारे फेथ को, हमारे ट्रस्ट को, हमारी लॉयल्टी, ऑनेस्टी को भी साथ लेकर जा रही है. मतलब वर्ल्ड की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड से हम डील कर रहे हैं मॉडर्निज्म में. डाउट वाला वर्ल्ड हमारा वर्ल्ड है, सस्पिशन वाला वर्ल्ड है. मैंने आपको बोला है अनस्टेबल सी कंडीशन है. पीपल वर इन डाउट, पीपल वर इन सस्पिशन, हाउ टू लिव. अब हम पढ़ते हैं मॉडर्निज्म हमारा क्या है. इट इज अ लिटरेरी आर्टिस्टिक मूवमेंट, और वी कैन से इट इज अ पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन आर्ट्स,
एक लिटरेरी हमारी आर्टिस्टिक मूवमेंट है और हम इस पीरियड को एक्सपेरिमेंटेशन का पीरियड भी कह सकते हैं इन आर्ट्स में। एक आर्टिस्टिक मूवमेंट है जहां पर हर एक चीज अच्छा मैंने आपको ये बताया नहीं कल हमने इससे पहले मॉडर्निज्म से पहले जो हमारा वो था इरा था वो कौन सा था, विक्टोरियन एज का था। लिख लीजिए आप, आपको ये नहीं पता होगा। विक्टोरियन इरा था हमारा बिफोर मॉडर्निज्म। विक्टोरियन एज हमारी क्या थी, 1837 से लेकर 1901 तक। तो विक्टोरियन एज में हमने क्या देखा था, विक्टोरियन एज में भी यही कंडीशन थी, वर्ल्ड वॉज फ्रेगमेंटेड, ट्रेडिशनल व्यूज बिलीव सब कुछ डाउट में थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी वर्ल्ड वॉर 1 हो गई, तो उससे उससे क्या हुआ, और ज्यादा जो सिचुएशन है वो मिजरेबल हो गई। तो आपको पूरा का पूरा सिचुएशन पता चल गई है ना, बैकग्राउंड मतलब क्या मॉडर्निज्म किससे डील कर रहा है। Yes, ma'am. तो जब वहां पर हमने देखा कि लोगों के अंदर बिलीव्स नहीं है, सिस्टम्स नहीं है, और लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया अपने वर्क में ना, एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहे हैं वो। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है हम एक ऐसी चीजों को लिखें जिसके अंदर लोगों में इंटरेस्ट जागृत हो। क्योंकि मैंने आपको बताया है जो ये मॉडर्निज्म जो हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले जो मॉडर्निस्ट होता क्या है, हमने केवल ये टर्म पढ़ी है कि हमारी जो पास्ट की जो हमारी थिंग्स है ना, जो क्लासिकल क्रिटिसिज्म है, जो एरिस्टोटल हो रहा है, पोएटिक्स वगैरह उनकी, हमने उनका यूज नहीं करना है, बस वो डिस्कार्ड हो गए हैं। मॉडर्निज्म तभी तो वो कहलाए गए हैं। फिर उन्होंने अपने वर्क में क्या लेकर आए मॉडर्निस्ट, एक एक्सपेरिमेंट लेकर आए। अब थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, आगे आपको पता चल जाएगा वर्क्स के थ्रू। आप लिख लीजिए हमारे अमेरिकन मॉडर्न राइटर कौन कौन से हुए हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। अमेरिकन मॉडर्निस्ट राइटर्स आर टी.एस. एलियट, विलियम फूकनर, नॉट फूको, FAULKNER, और हमारा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जो हमारा इसमें है टी.एस. एलियट का आपने वेस्टलैंड के बारे में सुना हुआ है कुछ, सुष्मिता? ma'am. वंडरफुल, हाँ, उसमें क्या कहते हैं तुम्हें पता चल जाएगा। हाउ द पोएम वाज डीलिंग, Ma'am, it was dealing with all the negative aspects of modern era. सच एज? For example, ma'am, I don't remember exactly, but in one section it was mentioned that there was river, people were enjoying, they were, they were destroying the natural beauty. तो फर्स्ट वाला हो गया ना। वी आर हैविंग 5 स्टैंड, द पोएम वाज डिवाइडेड इनटू सो मेनी सेक्शंस, 8 और 9 सेक्शंस हैं उसके। Yes, तो ma'am. Ma'am, I don't remember. मतलब ये देखो कितना आपको वो कर रहा है, वेस्ट लैंड। तो क्या वो कहने का मतलब है, जो हमारी लैंड है ना, वहां पर हमारा जो सर्वाइवल है बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस पोएम में ये बताया गया है कि एवरीथिंग वाज इन ब्लीक, कुछ भी क्लियर नहीं है, कोई वैल्यूज ट्रेडिशन सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, जो होप की बात नहीं है, बड़ी मिजरेबल एक होपलेसनेस वाली सिचुएशन है, जिसे हम कहते हैं पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चला है हमारा टी.एस. एलियट इन वेस्टलैंड में। वो उसमें क्या बेन बात कर रहा है, थीम हमारी बार बार किस थीम पे रिवॉल्व हो रही है कि जो पीपल है ना वो सेल्फ सेंटर्ड बन गया है, वहां पर हमारी फीलिंग्स और इमोशंस की तो बात ही नहीं रही ना। तो ये जो हमारा फीलिंग्स और इमोशंस तो अभी भी कोई नहीं समझता है, मगर वेस्टलैंड ने एट दैट टाइम भी अपनी पोएट्री में सारा कुछ डिस्कस करा हुआ है। मेन तो यही बात है वहां पर। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेस्टलैंड का, विच वॉज गिवन बाय टी.एस. एलियट। उसके बाद हमारा आ जाता है विलियम फूकनर का वर्क है साउंड एंड फ्यूरी। जोसेफ कॉन्वरेट का है अंडर वेस्टर्न आइट्स। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो कंडीशन ऑफ सोसाइटी है ना वो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। नो बडी वॉज इंडिपेंडेंट। एजुकेशन की बात तो हम वुमेन के लिए कर ही नहीं रहे हैं ना, हम क्या कह रहे हैं कि बस उनको थोड़ा सा उनको पढ़ा दो और वो घर बार देखें, और जो मेल लोग हैं ना वो बाहर जाएंगे क्योंकि उनको पढ़ने की जरूरत तो है ही नहीं है। वो हमारा फेमिनिस्ट एस्पेक्ट हो जाएगा, उसको हम थोड़ा छोड़ देते हैं। अब ये हमारा उसमें आ जाता है जो हमने कल पढ़ा था। अब हम मॉडर्निज्म से डील कर रहे हैं। तो अमेरिकन, आपका कहने का मतलब क्या है, हमारा जो वर्ल्ड था एट दैट टाइम, वर्ल्ड वॉर 1 हो चुकी थी, फुल ऑफ मिजरीज था, मिजरेबल कंडीशन थी, बहुत ही प्लाइट कंडीशन थी हमारी कंट्री की, पूरे के पूरे वर्ल्ड की। फ्रेगमेंटेड हम वहां पर लेकर चल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉज ब्रोकन इनटू सो मेनी सेक्शंस, वर्ल्ड वॉज ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट सोसाइटीज थी, अनस्टेबल था वर्ल्ड हमारा, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच थी,
होपलेसनेस की सिचुएशन थी, देयर वर नो ट्रस्ट, पीपल वर हैविंग नो स्ट्रेंथ कि हमें आगे क्या करना है, हमें कौन सा प्रोफेशन ऑप्ट करना है. इट मीन्स ह्यूमन वैल्यूज वर रिसीडिंग एट दैट टाइम. मेन ह्यूमन वैल्यूज वर रिसीडिंग एट दैट टाइम. उसके बाद हमारे अमेरिकन मॉडर्न राइटर्स वी हैव डिस्कस्ड, इसमें हमारे हेनरी जेम्स भी आ जाएंगे. अब हमारे हैं यूरोपियन मॉडर्न राइटर्स, उसमें हमारा आ जाएंगे वर्जीनिया वुल्फ, उसका जो टू द लाइट हाउस है, D.H. लॉरेंस आ जाएंगे, E.M. फॉस्टर. ये हमारे यूरोपियन मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं. इंडियन हमारे राइटर्स कौन से आ जाएंगे, टैगोर वगैरह आ जाएंगे, R.K. नारायण आ जाएंगे, मुल्क राज आनंद वगैरह आ जाएंगे. और कौन से आ जाएंगे, ये हमारा R.K. नारायण हो गए, मुल्क राज आनंद हो गए, एक और भी बहुत हैं जिन्होंने, राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने कांथापुरा लिखा है. तो इन्होंने अपने वर्क्स में क्या बताया है, मिजरेबल कंडीशन बताई है. जो आपने पढ़ा होगा इसका R.K. नारायण का और उसका मुंशी प्रेमचंद का जो वर्क है अनटचेबल वगैरह, तो उन्होंने क्या बताया है, सोसाइटी की एक प्लाइट कंडीशन के बारे में बताया है, अनटचेबल्स के बारे में बताया है. जो हमारी सोसाइटी में जो सिचुएशन है उसको उन्होंने अपनी वर्क्स में एक्सपोज किया है. मतलब सोसाइटी को पूरा का पूरा उन्होंने डिपिक्ट किया है थ्रू लिटरेचर. कैसी हमारी सोसाइटी है, कैसी हमारी सोसाइटी में कहाँ कहाँ पर कमियां हैं, कैसे हमारा रिच और पुअर के बीच में डिस्पैरिटीज हैं, जेंडर डिस्पैरिटीज हैं, वुमेन की क्या कंडीशन है, कितनी प्लाइट कंडीशन है. उसका एक वर्क आया था, मुझे नाम भूल रहा है, शशि देश पांडे का वर्क था दैट लॉन्ग साइलेंस. तो मतलब क्या था, सोसाइटी के बारे में बताया गया था उसमें. तो उसमें जो वो आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं वहां पर अपना, जो हमने कल पढ़ा था फेमिनिस्ट में, उसमें वो जो है ना घर के रिश्तेदार हैं, वो लड़की को क्या सिखाते हैं, जब उसकी अपने हस्बैंड के साथ नहीं बनती है तो उसे क्या कहते हैं कि योर हस्बैंड वाज लाइक अ शेल्टरिंग ट्री. जो तेरा हस्बैंड है ना, जब हमने तेरी शादी की थी ना, तो वो क्या टर्म यूज करते हैं कि तुझे उसके पास ही रहना है, बेशक वो तेरे को जैसे मर्जी रखे. तो तेरा जो सारा का सारा शेल्टर है ना, जो हस्बैंड है ना, वो ट्री की तरह है तेरे लिए. उसी ने तेरे को घर बार देना है, सब कुछ उसी ने तेरे को प्रोवाइड करना है. तो बार बार उसमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये टर्म यूज की गई है. जो भी इसके घर में रिश्तेदार आते हैं, जिसमें वो अपनी फीलिंग्स बताती है अपने हस्बैंड के बारे में, कि जो उनके हस्बैंड है उनका कैसा रैशनल आउटलुक है, वो कैसे मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं. तो एवरीबडी वाज सेइंग एट दैट टाइम योर हस्बैंड वाज लाइक अ शेल्टरिंग ट्री, योर हस्बैंड वाज लाइक अ शेल्टरिंग ट्री. और उधर हमारे ये और भी हमारे वर्क्स आ रखे हैं उधर. तो उसमें मुझे नाम भूल रहा है वो कौन है उधर. तो और वर्क्स में भी क्या है, मिजरेबल कंडीशन ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया पड़ा है, विडोज की सिचुएशन को बताया पड़ा है सारा का सारा. तो हम कहने का क्या मतलब है, व्हेन ह्यूमन वैल्यूज वर रिसीडिंग ना एट दैट टाइम, द राइटर्स टुक इनिशिएट टू ब्रिंग दैट प्रॉब्लम्स इनटू देयर वर्क. मॉडर्निज्म में यहाँ पर मैंने आपको वो नहीं बताया है एरिस्टोटल की ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स को आप फॉलो करो. वो तो हो गया ना, वो तो हमें पता चल चुका ना, वो तो रहेगा ही रहेगा ढांचा. मगर हमने उन ढांचे में अब क्या डालनी है, अपनी उसको डालना है, एक प्रेजेंट सिनेरियो को डिस्कस करना है, बिकॉज आवर टर्म इज मॉडर्निज्म. इंडियन राइटर्स आपको पता चल गए, रविंद्रनाथ टैगोर, R.K. नारायण. आपको एक सीरियल के बारे में सुना होगा मालगुडी डेज, पहले R.K. नारायण का आता था उससे. तो क्या था उसमें सारा, एक वुमेन की कंडीशन, एक विडोज की कंडीशन, एक अनटचेबल्स की सिचुएशन, कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, प्रॉपर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है, वुमेन को कैसे करा जाता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, सप्रेस किया जाता है उसको. विडो की रीमैरिज का वो नहीं था टर्म. सती प्रथा एट दैट टाइम वॉज प्रिवेलेंट. Ma'am, that means in the modern age we are actually challenging the stereotypes that were prevalent in medieval time. मतलब हाँ, हम कंडीशन को लिख रहे हैं. वेस्टलैंड का मतलब मैंने आपको बोला ही है कि सोसाइटी की हम एक कंडीशन को डिपिक्ट कर रहे हैं, और जिसमें ह्यूमन वैल्यूज वर रिसीडिंग. ह्यूमन वैल्यूज वहां पर लॉयल्टी, ट्रस्ट वगैरह नहीं है वहां पर. वो चीजें हम लाए हैं. वेस्टलैंड में पूरा क्या है, हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड आज का बताया पड़ा है. उसमें इनग्रेटिट्यूड के बारे में बताया गया है सारा. तो वो पढ़ना बहुत ही वंडरफुल वर्क है, T.S. एलियट का वेस्टलैंड. तो एवरीथिंग, और हम इसमें बात कर सकते हैं कि एवरीथिंग डिसइल्यूजन्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पेसिमिज्म की बात कर रहे हैं कि भाई दुनिया में तो कुछ ट्रस्ट नाम की तो बात ही नहीं है ना. ये मॉडर्निस्ट राइटर्स अपनी चीजों में लेकर आए कि लोगों को जैसे हम लोग अंदर फील कर रहे हैं ना, वो इन्होंने अपने वर्क में रखा है. मैंने यहाँ पर क्लासिकल व्यू ऑफ ट्रेजेडीज आपको, और ड्राइडन और पोप और हीरोइक कपलेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर. आर यू गेटिंग समथिंग ना? Yes, ma'am. ये थोड़ा सा हमारा था, आपने इरा लिख लिए विक्टोरियन एज Yes, का. ma'am.
1837 से 1901। मॉडर्न एज है हमारी 1901 से लेकर 1945 तक, और उसके बाद है हमारी पोस्ट मॉडर्न 1945 से लेकर 1970 तक, जो अभी भी स्टिल चली रही है। Ma'am, today's literature or today's time is called modernism or contemporary. There is a difference पोस्ट between them or मॉडर्निज्म, not? कंटेम्परेरी तो हमारे उस टाइम के साथ के हो जाते हैं ना। कंटेम्परेरी मैं जैसे कहती हूँ कि आपको हमने फर्स्ट डे में डिस्कस किया था, क्लासिकल वो कर रहे थे हम क्रिटिक्स, तो मैं Yes, आपसे ma'am. पूछ सकती हूँ कि सुष्मिता, यू जस्ट टेल मी प्लेटोस के कंटेम्परेरीज कौन थे एट दैट टाइम? Okay, तो आप ma'am. मुझे बताओगे एरिस्टोटल थे, Aristotle. अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, होरेस थे, लॉन्जाइनस थे। फिर हमने डिस्कस किया था अपना, एक मिनट रुक जाओ, वो बताया था मैंने आपको, उसके बाद हम अपनी वो कौन सी रेस्टोरेशन एज में आ गए थे ना, Yes, ma'am. देन वी एंटर्ड इनटू रेस्टोरेशन एज। नहीं, उसके बाद हमारा रेनेसा क्रिटिसिज्म भी रेड। तो रेनेसा में मैं पूछ सकती हूँ क्या था। उसके बाद मैं आपसे पूछ सकती हूँ नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म में रेस्टोरेशन एज में कंटेम्परेरीज कौन थे? तो आप Yes, मुझे ma'am. बताओगे ड्राइडन थे, पोप थे, Pope सैमुअल Swift. जॉनसन थे, जॉनसन Yes. स्विफ्ट वगैरह थे। आप Yes, ये ma'am. नहीं बताएंगी कि मैडम ये सशोर वगैरह थे एट दैट टाइम? नहीं, Yes, ma'am. सशोर वगैरह के जो कंटेम्परेरीज हैं वो रोलैंड बार्थ्स वगैरह हैं जो अब हम पढ़ रहे हैं। दरिदा का कंसेप्ट है हमारा, और है जो गायत्री स्पिवक वगैरह है, बड़ी सारी फेमस आगे आपके जो हम पढ़ रहे हैं अब। तो हम Yes, देखो ma'am. पूरा का पूरा स्ट्रक्चरलिज्म में हम पूरा का पूरा लैंग्वेज की कंटेक्स्ट की स्टडी किससे कर रहे हैं? एक मॉडर्न व्यू को लेकर चल रहे हैं, थ्रू सेट ऑफ सम सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। मैंने यहाँ पर ट्रेजेडीज का और जो हीरोइक कपलेट वगैरह की बात नहीं करी है। यहाँ पर शेक्सपियर की ट्रेजेडीज, कॉमेडीज ही थी देखो उस टाइम एलिजाबेथन ड्रामा में, तो सारा कुछ ऑगस्टन एज में भी उनको कॉपी किया जा रहा था। जब अलेक्जेंडर पोप का एसे ऑन मैन आया था, क्रिटिसिज्म आया था, रेप ऑफ द लॉक आया था, एज ऑफ जॉनसन में भी हमने वही चीजें पढ़ी थी। रोमांटिक क्रिटिसिज्म में वर्ड्सवर्थ तो अपना ही बस पोएम के बारे में, नेचर के बारे में ही बोल रहा है। कॉलरिज ने अपना सेट ऑफ सिस्टम बताया था। फिर हम आए आगे अपना क्रिटिसिज्म न्यू पे, जिसमें आइए रिचर्ड्स ने थोड़ा अपना बताया। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच आई, जिसमें हमने पढ़ा था, कल आपको बताया था मैंने, स्टडी ऑफ साइंस वगैरह, लैंग्वेज के बारे में हमें स्टडी करना है। अब पोस्ट मॉडर्न, मैंने आपको मॉडर्न बताया, मॉडर्निज्म बताया, अब हम पोस्ट मॉडर्निज्म पर आ रहे हैं, जो हमारा डील कर रहा है वर्ल्ड वॉर 2 से। 1945 से हमारा ये शुरू हो जाता है। इन्होंने क्या कहा था अब आपको ये बताएंगे। इनका अपना सेट ऑफ सिस्टम है, इनका जो सिस्टम है ना, इनका अपना सेट है। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहते हैं, हम अपनी अप्रोच लेकर आएंगे, हमने मॉडर्निज्म से कुछ नहीं लेना है। मॉडर्निज्म में तो अपना होपलेसनेस की सिचुएशन बताती है कि वर्ल्ड में कैसे वैल्यूज रिसीड हो रही हैं, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन फीलिंग्स की तो बात ही नहीं है। सोसाइटी में क्या चल रहा है, मिजरेबल कंडीशन है, क्या अप्लाइड कंडीशन चल रही है हर एक बंदे की, वो हमने अपने वर्क में बता दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने बता दिया, आर के नारायण ने बता दिया, सब कुछ हमने पढ़ लिया। कांथापुरा में उन्होंने बता दिया था कि हमारा इंडिया ने इंडिपेंडेंस कैसे अटेन की थी, हमारा उस टाइम कैसा सिनेरियो था, विडोज की क्या कंडीशन थी, वुमेन ने कैसे अपने इनिशिएटिव लिया था टू अटेन इंडिपेंडेंस। अब हम आ गए हैं पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड वॉर 2। इन्होंने क्या बताया था, दे आर अगेंस्ट मॉडर्न, मतलब लिख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस। मॉडर्निज्म तो क्या है, हर चीज में लैकनेस है, हर चीज में नेगेटिविटी है, कुछ Ma'am, भी नहीं है। the voice is not clear again. नाउ यू जस्ट टेल मी, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब समझना है, एक माइन्यूट है, माइन्यूट भी नहीं है तो No, ma'am, it's not clear. ओके ओके, यू जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हेलो मम्मियों, सुषमा, यू जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके? Okay, ma'am, no problem.
Sushmita, now are you getting? Yes, ma'am. तो अब हम डिफरेंस समझने जा रहे हैं मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में। मॉडर्न वाले क्या कहते थे कि भाई जो हमारी सोसाइटी है ना उसमें सब कुछ नेगेटिव है, हमारे पास जो सिचुएशन है ना वो होपलेसनेस है। Everything was in doubt at that time, everything was in suspicion, everything was fragmented, everything was broken, human values were shattered। अब पोस्ट मॉडर्निज्म कह रहे हैं नहीं नहीं, नेगेटिव के साथ साथ ना पॉजिटिव भी बहुत कुछ है, होपलेसनेस के साथ ना होप भी है। तो ये इनका आप थोड़ा डिफरेंस समझोगे कि हर जगह ही वो नहीं है कि अनग्रेटफुलनेस नहीं है। मतलब हमारे पास अब जो सोसाइटी की जो सिचुएशन है, कहने का क्या मतलब है कि जब लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 में सिचुएशन देखी तो वो हैबिचुअल हो गए वो उन सिचुएशन को देखकर। तो वो क्या समझते हैं कि जैसे हमारे पास सिचुएशन हम आ चुकी है ना वर्ल्ड वॉर 1 में, कैसे हम जो अपनी से फ्रेगमेंटेड सोसाइटी की जो बात कर रहे हैं, हमने उसी सोसाइटी में रहकर ना एक होप की बात करनी है। ये हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म कंसेप्ट है। वो क्या कह रहे हैं कि डाउट हर चीज में नहीं है, देयर इज होप ऑल्सो। डिसएल्यूजनमेंट की बात नहीं करते हैं वो। और क्यों एक बहुत अच्छा एक वर्ड होता है, उसका क्या मतलब होता है, 1 मिनट में आपको बता देती हूँ। मतलब जो हमारे मॉडर्निज्म है ना वो निहिलिज्म की अप्रोच करते हैं कि भाई हाय बस कुछ भी नहीं है, सब कुछ उदास सा है। यहाँ पर हम होप की बात करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जो मैन है ना उसके पास पूरी की पूरी नॉलेज है, पूरा का पूरा जो उसका माइंड है वो पूरा स्ट्रक्चर्ड है। हमें अपनी वही नॉलेज को, जैसी सिचुएशन है, कहने का क्या मतलब है 1945 के बाद की पीरियड की बात कर रहे हैं हम। वर्ल्ड वॉर 2 अक्कड़ हो चुकी है, फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है, सब कुछ वो हो रखा है, सिचुएशन बड़ी टर्मोइल है। मगर वो क्या कहते हैं हमारे पास ह्यूमन माइंड भी तो है ना, हम उस ह्यूमन माइंड के साथ अपने माइंड को जनरेट करेंगे। अगर सिचुएशन ऐसी है, अगर लड़ाइयां हो रही हैं, तो हम उन अपने माइंड को यूज करके एटॉमिक बॉम्ब भी तो बना सकते हैं ना। जैसी सिचुएशन है हम उसके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे। हम अपनी सोसाइटी में हम अपनी नॉलेज के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे जैसा हमारे पास सिचुएशन है। इफ सोसाइटी वॉज नेगेटिव तो हम उसमें पॉजिटिविटी भी देख लेंगे। अब जैसी सिचुएशन है तो हम उसके साथ अपना उस चीज के साथ सर्कमस्टांसेस के साथ मुकाबला करेंगे ना। ये तो नहीं कि हम बैठ जाएंगे भाई अब तो कहीं नौकरी नौकरी कुछ नहीं है, बैठ जाओ सारे, नहीं। यहाँ पर हम होपफुलनेस की बात कर रहे हैं। आई थिंक, आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. तो पिलर्स ऑफ फेथ की बात करते हैं यहाँ पर, एक आप लिख सकते हैं, पिलर्स ऑफ फेथ की बात कर रहे हैं हम। इसमें आप लिखेंगे नंबर 1 गॉड। पिलर्स ऑफ फेथ की बात कर रहा है हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म। वो क्या कहता है, हमारा पहला पिलर कौन सा है? गॉड। गॉड हम सब क्या समझते हैं, आप क्या समझती हैं, मैं क्या समझती हूँ कि वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड बाय गॉड। हम यही कहते हैं ना कि हर एक इंसान के अंदर भगवान बसता है, ऐसा ही है। मगर Yes, हम ma'am. देखते हैं हमारे पोस्ट मॉडर्न इरा में कौन आए थे, हमारे चार्ल्स डार्विन आए थे, जिन्होंने हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की थी। उन्होंने क्या बताया था कि हम ह्यूमन बींग्स गॉड से नहीं आए हैं, हम हमारी जो क्रिएशन हुई है ना थ्रू सम टेक्निक, थ्रू सम मैकेनिक्स हुई है। तो ह्यूमन बींग्स जो पैदा हुआ है ना वो थ्रू सम मैकेनिक्स पैदा हुआ है, गॉड की तरफ से हम नहीं आ रखे हैं। ये उनकी फिलॉसफी थी पोस्ट मॉडर्निज्म की।
कि भगवान नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, हमें मैकेनिकल, हमें इस तरह से बनाया गया है और हमारे पास पूरी की पूरी एनर्जी है, ताकत है, हम अपने माइंड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया था हमारा अगला नेक्स्ट है हमारा फेथ के पिलर्स ऑफ फेथ वी आर डिस्कसिंग। फर्स्ट उन्होंने गॉड की बात की है, जो तब उन्होंने गॉड की बात करते थे जो हम इससे पहले, तो डार्विन ने क्या कहा, कोई गॉड वगैरह नहीं है। उसके बाद हमारा कंसेप्ट आ गया किंग का, कि हम उस टाइम आप देखते हो इंग्लैंड वगैरह में अभी भी किंग वगैरह है, मोनार्की है वहां पर। तो इससे पहले, अब तो फिर भी काफी कुछ उनकी पावर्स बहुत कम कर दी गई हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। उससे पहले जो लोग थे ना, राजा को ही अपना सब कुछ मानते थे, कि जो राजा ने कह दिया ना वही हमारा सब, हम लोगों का वेलफेयर करेगा, हम लोगों का उद्धार करेगा। मगर इसके ऑपोजिट में हमारे पास पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या आ गया, कार्ल मार्क्स की थ्योरी आ गई, जो क्या कह रहा है कि जो तो हमारी सुपीरियर क्लास है ना, जो हैव लोग हैं, वो हमेशा ही हैव नॉट्स को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। तो हैव नॉट्स को, जो वर्किंग क्लास है, उनको असेंबल होना है और उन हैव्स के साथ, हैव के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, एजिटेट करना है और हैव नॉट्स को अपना अधिकार लेना है। इसमें क्या है, कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है कि जो अमीर लोग हैं ना वो और अमीर हुआ जा रहा है और जो गरीब लोग हैं वो और गरीब हुआ जा रहा है। उसकी थ्योरी क्या कहती है, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स की थ्योरी, वो क्या कहता है कि जो हमारा अपर क्लास है ना, वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहा है। कार्ल मार्क्स ये कहता है, कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो क्या कहता है कि एक जो मजदूर लोग हैं, उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया, हमने उनको रॉ मटेरियल, हमारे कैपिटलिस्ट लोगों ने उनको दिया, रिच क्लास ने उन गरीब लोगों को, उन वर्किंग क्लास को कुछ एक रॉ मटेरियल दिया और उससे कोई प्रोडक्ट बनकर आ गया, और वो प्रोडक्ट मार्केट में कितने का बिक गया, 100 रुपए का बिक गया, और 5 रुपए उन्होंने उसमें से लेबर क्लास को दे दिए कि भाई तुमने ये मेहनत की थी, तुमने इन सब स्पेयर पार्ट्स को असेंबल किया था, ये तुम्हारी लोगों की मजदूरी हो गई और आप लोग इसको लो और इससे भाग जाओ। तो पूरा का पूरा मुनाफा यहाँ पर कौन कर रहा है, कैपिटलिस्ट लोग कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट किया है उन्होंने वर्किंग क्लास को, लेबर क्लास को। तो इन्होंने क्या कहा था, पोस्ट मॉडर्निज्म वालों ने क्या किया था कि हमें जो किंग वगैरह है ना, उनको बिल्कुल खत्म करना है, और हमारे पास उसके खिलाफ में पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या आ गई थी, हमारी कार्ल मार्क्स की थ्योरी आ गई थी। उसके बाद है हमारा इंडिविजुअल, हम पिलर्स ऑफ फेथ की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल, इसमें क्या है, इंडिविजुअल के ऑपोजिट में हमारे पास क्या आ गया कि जो इंसान है ना, अपने आप से कुछ नहीं कर रहा, उसके पास क्या है, हमारे पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या आ गई, हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी आ गई। वो क्या कहती है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, वो तो 10% वर्क कर रहा है। जैसे कि कॉन्शियस माइंड कौन सा हो गया, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप समझ रही हैं, अब जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं फोकस कर रही हूँ, वो सिर्फ अपना मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में फोकस कर रही हूँ ना, अब मैं इसमें घर बार की बातें तो नहीं कर रही हूँ ना। तो कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है जिसमें हम पूरा अपना 100% देते हैं। कॉन्शियस माइंड वो क्या कहता है हमारा सिगमंड फ्रॉइड, ओनली 10% इट वर्क्स, और बाकी जो हमारा चलता रहता है, जो हम अपने ड्रीम्स और डिजायर्स और एस्पिरेशंस की बातें करते रहते हैं विदाउट जो हमारा 10% के अलावा, वो हमारा क्या है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है। उसके बाद हमारी बात आ गई डेमोक्रेसी की। लिख रही हो तुम कुछ? यस मैम। तो डेमोक्रेसी में हम इसके बाद हम बात कर रहे हैं, तो इससे वर्ल्ड वॉर 1 आ गई। डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि जो हमारी सरकार है ना, वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा करेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके अपोज में हम क्या देखते हैं, हमारी वर्ल्ड वॉर होनी शुरू हो चुकी, क्योंकि लोगों को पूरे उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। उसके बाद है हमारा लास्ट पॉइंट है साइंस का। अब देखा उन्होंने पोस्ट मॉडर्न में कि जो हमारी साइंस है ना, हमारा जो सिनेरियो है ना, वहां पर होपलेसनेस की सिचुएशन है, और हमारी साइंस हमें क्या डील कर रही है। हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, नासा वगैरह में आपने देखा है, जो इतनी इतनी बड़ी मिसाइल्स जो जा रही हैं और हम इतने एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं, वो किसकी क्रिएशन है, हम ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है। क्यों? क्योंकि हमें डर है और मुल्कों से। न्यूक्लियर बॉम्ब्स वी आर क्रिएटिंग नाउ। कितनी हमारी आर्मी है, हम क्या बना रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपने डिफेंस के लिए, हम क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को, अपने ह्यूमन माइंड को, अपने ह्यूमन ब्रेन को यूज कर रहे हैं इन पोस्ट मॉडर्निज्म टू डिफेंड टू आवर डिफेंस। आर्मी क्या करती है, डिफेंस है ना, हमारे बचाव के लिए है ना। अब आर्मी ऐसे तो नहीं वहां पर गए हुए ना जवान लोग, उनके पास क्या है, उनके पास पूरे वेपन्स हैं, हथियार है उनके पास,
कि अगर हमारे को कहीं से कोई दुश्मन हमला करेगा तो वी आर हैविंग पावर्स, वी आर हैविंग मिसाइल्स, वी आर हैविंग ह्यूज बॉम्ब्स, वी आर हैविंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स नाउ, जिससे पूरे का पूरे मुल्क तबाह हो जाएंगे। जैसे आप इनका ये देख ही रहे हो जो ये कर रहा है, रशिया जो कर रहा है उनका, युगांडा वगैरह जो आपने सुना ही है। तो क्या कर रहा है वो, न्यूक्लियर पावर्स है ना उनके पास। तो पोस्ट मॉडर्न क्या कह रहा है, कहने का क्या मतलब है, मॉडर्न में तो हमने पढ़ लिया कि हर चीज नेगेटिव है भाई, हमारे पास सब कुछ खत्म हो चुका है। पोस्ट मॉडर्न कहता है कुछ भी नहीं खत्म हुआ, हमने जैसी सिचुएशन है वहीं पर अपने आप को उसमें उसी में एवोल्यूशन लेकर आना है, उसी से ह्यूमन माइंड ने ग्रो करना है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। तो आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. समझ आ रहा है? Yes, ma'am. तो मॉडर्निस्ट क्या करते हैं, कहने का क्या मतलब है, इन कंक्लूड में आपको बता रही हूँ, मॉडर्निस्ट क्या करते हैं, रियलिटी को डिपिक्ट करते हैं, फेथ की बात नहीं कर रहे हैं। Modernists depict reality and there is no faith. सोसाइटी फ्रेगमेंटेड थी, नई सर्वाइवल था, हमारे पास नेगेटिविटी भी थी। तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, हमारे पास जैसा भी सिनेरियो है हमने उसी में ही अपना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करनी है, उसी में से एक ह्यूमन माइंड को एवोल्यूशन की तरफ जाना है। अब वो बताते हैं हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म का, सबसे आपसे कोई पूछ सकता है कि एग्जाम्पल बताओ, आपको पेपर में भी है वर्क, कौन सा हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म का राइटर जो मेन आप पढ़ेंगी वो आपको है, Midnight Children. वो भी है सलमान रश्दी का, वेरी गुड। Yes, और ma'am. आपका है एक, आपको जो एग्जाम्पल यहाँ पर टिकेगा वो मैं बता रही हूँ, सैमुअल बेकेट का आपने सुना होगा, वेटिंग फॉर Yes, गोदो। ma'am. Yes, ma'am. उसमें कोई करेक्टर है ही नहीं गोदो का, और हमारा जो सारा चैप्टर, हमारा जो पूरा का पूरा फिक्शन वर्क है ना, वो इंतजार कर रहा है गोदो का कि वो आएगा वो आएगा वो आएगा। Yes, ma'am. उसमें आपने देखा हो कितने नंबर ऑफ पेजेस उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिए। Yes, ma'am. एक वेट, आपको आपको पहली बार ही बताओ वो चैप्टर आपको समझ ही नहीं आएगा नॉवल वो कह क्या रहा है। Yes, ma'am. जब आप 2-3 टाइम्स में पढ़ोगे आपको फर्स्ट और 2 और जो उसका चैप्टर है वो तो लगेगा कि सेम ही लिख दिया है, कि राइटर पागल हो गया था, उसमें तो कुछ नयापन है ही नहीं है। Yes. 90 to 95% इट वाज सेम, जो सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोदो है। Yes, तो ma'am. इसमें इन्होंने क्या बताया है, पोस्ट मॉडर्न हमारा वर्क है, उन्होंने प्रॉब्लम बता दी है कि भाई ये प्रॉब्लम है, और सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो पोस्ट मॉडर्न हमारा क्या कहते हैं कि हमारे पास सिचुएशन आ गई है, सरकमस्टांस आ गए हैं, हमें रास्ते अपने आप से ढूंढने हैं भाई। प्रॉब्लम आ गई है, हर एक बंदे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अब यहाँ पर हमारी जो सिचुएशन है, अब कॉम्पिटिटिव वर्ड है, कंपटीशन है, आप क्या समझती हैं उससे, कि भाई अपना पेपर निकालो, अगर तुम अच्छी तरह, मम्मी पापा क्या कहते हैं आपको कि पढ़ोगी तो तुम्हें नौकरी अच्छी मिलेगी ना, तुम्हारे भले के लिए काम कर रहे हैं ना, हमने तो कुछ भी नहीं लेना ना उसमें से। Yes, ma'am. तो आपको बता दिया भाई बेटा रास्ता ये है, आगे आपकी मर्जी है, अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे बन जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो यू आर जस्ट पासिंग योर फ्यूचर, आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो वही हमारा पोस्ट मॉडर्न बता रहा है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म को हम पोस्ट कॉलोनियल भी कहते हैं, आफ्टर 1945 की बात है, जो फीचर्स सेम रहेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म में हम टेक्स्ट को कैसे इवेल्युएट करते हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद लिटरेचर। इनके मतलब फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के, जो 8-9 हैं, जो मैं अभी आपको बताने लगी। तो 5 मिनट में शुरू करते हैं, थोड़ा रुकना 1 मिनट, ठीक है बेटा Yes, संजना? ma'am. विद इन 2-3 मिनट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। Yes, ma'am. आप इसको पढ़ लो, देख लो।
Yes, Sushmita, Yes, ma'am. have you read something? Yes, ma'am. तो पोस्ट मॉडर्न के अब थोड़े फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं। पोस्ट मॉडर्न क्या कहता है, उन्होंने क्या बताया है कि जो हमारा टेक्स्ट है ना, पहला पॉइंट है, आप लिख लीजिए। वी आर Yes, ma'am. डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। इसमें वो बता रहा है मल्टीपल मीनिंग, पहला पॉइंट आप लिख सकती हैं, मल्टीपल मीनिंग। तो इन्होंने क्या बताया है कि हमारे वर्क का ना कोई भी एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। हम अपने टेक्स्ट का एक कई तरह के मीनिंग, उसके मल्टीपल मीनिंग्स हम उसमें से निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच, एंड नथिंग वाज फिक्स्ड। एरिस्टोटल में तो हमने बता दिया था ना आपको कि ये चीजें आपको रखनी है दिमाग में। अब मैंने आपको बताया था कि वेटिंग फॉर गोदो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, पोस्ट मॉडर्निस्ट हमारा वर्क है बाय सैमुअल मैकेट। उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। नॉवल के क्या एलिमेंट्स होते हैं, थिएटर के क्या एलिमेंट होते हैं, पूरा का पूरा जो हमारा लिटरेचर है वो किस वे में होना चाहिए, वो तो इसमें है ही नहीं है। मैंने आपको बताया कितने नंबर ऑफ पेजेस तो हमारे ब्लैंक ही हैं। एक हमारा वर्क है ट्रिस्टन शैंडी का, आई वॉज नॉट गेटिंग द नेम ऑफ द फिक्शनल वर्क। तो उसमें क्या है, उसने 100-200 पन्ने तो अपने नॉवल के ऐसे ही छोड़ दिए। वो क्या कहता है राइटर कि मेरे दिमाग में कोई थॉट ही नहीं आ रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, पोस्ट मॉडर्निज्म में जो हमारा वर्क है, हमारा टेक्स्ट है, उसकी हम जिस तरह से चाहे अपने मीनिंग, अपने वर्क के मल्टीपल मीनिंग्स निकाल सकते हैं। हम कहने का क्या मतलब है, हम अपनी कोई भी एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर फिक्स नहीं रहेंगे जैसा हमें ऑथर बताना चाहता है। वी जस्ट मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, अकॉर्डिंग टू द रीडर्स चॉइस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, लिख लीजिए स्पेलिंग, PATISCHE, प्रतिष्ठे। उसमें क्या कह रहा है ये प्रतिष्ठे में, कि हर एक राइटर को नीड नहीं है कि वो अपना नया ही आइडिया जनरेट करे। हम अपने आइडिया को, अपने वर्क को, अपने आइडियाज जो और लोगों ने ले रखे हैं और नॉवलिस्ट ने ले रखे हैं, उन आइडियाज को लेकर हम अपने एक नया वर्ड में भी, अपने अपने एक नए वर्क में भी पेस्ट कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू राइट अ न्यू वर्क। हमने क्या करना है, डिफरेंट ऑथर्स के जो वर्क्स हैं, हमने उनको आइडिया लेना है, उन सब राइटर्स का आइडिया लेना है और अपने एक नए, अपने वर्क में उसको पेस्ट कर देना है आइडिया को, ताकि कुछ और ही नई चीज बनकर आएगी, जैसा हमारा ये पोस्ट मॉडर्निस्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनिमलिज्म, MINIMALISM, मिनिमलिज्म। इसमें वो क्या कर रहा है, करेक्टर्स की बात कर रहा है। हमारा जो हमने अरिस्टोटल की ट्रेजेडी पढ़ी थी, उसमें हम अपना फ्लैट करेक्टर, राउंड करेक्टर की बात कर रहे थे कि हमारे करेक्टर्स कैसे होने चाहिए, उनके अंदर एक मॉरलिटी का लेसन उन्हें देना है। वो क्या कह रहा है मिनिमलिज्म में, कि हमारे जो करेक्टर्स होंगे ना, वो बहुत ही ज्यादा कॉमन होंगे। कोई हम यहाँ पर किंग्स की, कोई मोनार्की की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। मिनिमलिज्म में हमारे जो करेक्टर्स हैं, डेली लाइफ की जो फीलिंग्स हैं, डेली लाइफ के जो हमारे आइडियाज हैं, वो हम लेकर अपना पोस्ट मॉडर्निज्म में अप्रोच में लेकर चल सकते हैं। आगे है हमारा मैक्सिमलिज्म, MAXIMALISM। आर यू नोटिंग पॉइंट्स? Yes, ma'am. मैक्सिमलिज्म में क्या होने की बात कर रहा है कि हमें अपनी राइटिंग में ना कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमने अपने वर्क को, अपने नॉवल को 1500-2000 तक फिनिश कर देना है। हमारी जितना मन चाहे हम अपने वर्क को एनलार्ज कर सकते हैं। तो डिटेल्ड राइटिंग की बात वो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ एलिमेंट, फिफ्थ फीचर की बात कर रहे हैं, मैजिक रियलिज्म। मैजिक रियलिज्म में क्या होगा, हम अपनी राइटिंग में कुछ मैजिकल एलिमेंट्स को भी डाल सकते हैं। जैसे कि हम अपना ले सकते हैं, आपने शक्तिमान वगैरह सीरियल देखा होगा, क्रिश मूवी वगैरह देखी होगी, Yes, ma'am. तो उसमें क्या था, उन्होंने एक मैजिक रियलिज्म की बात की थी। Ma'am, तो शक्तिमान में हमको I've read work by Toni Morrison, Beloved. That's a example of magic realism, no? एंड दैट इज आल्सो अ फेमिनिस्ट बेस्ड नॉवल ना।
यस मैम, बट मैजिक रियलिज्म तो है ना मैम उसमें, वही मैजिक रियलिज्म एक्चुअली वही है ना। आप वो दिखा रहे हैं ना उसकी, जो मेन हमारी प्रोटोगेनिस्ट है, आई वाज नॉट गेटिंग हर नेम, यस मैम। ऐसा ही है ना कुछ। हाँ तो उसी में ही है वो। तो उस मैजिक रियलिज्म में तुम समझती हो, ठीक है, तो उसमें क्या कहती है, हम अपने उसमें शक्तिमान में क्या किया उसने, योगा को लेकर वो एक बन जाता है, वो शक्तिमान बन जाता है इस तरह का। अब स्पाइडरमैन में क्या है, वो स्पाइडर्स को लेकर एक पूरा एक पावरफुल स्पाइडरमैन बना देते हैं। क्रिश मूवी में एलियन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, हम अपने वर्क में एक मैजिक रियलिज्म भी लेकर आ सकते हैं टू सेटिस्फाई द इंटरेस्ट ऑफ आवर ऑडियंस, टू सेटिस्फाई द इंटरेस्ट ऑफ आवर रीडर्स, कि हमारा टेक्स्ट एक ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट वो बात कर रहा है इंटरटेक्सचुअलिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लीजिए, INTERTEXTUALITY, इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी हमें क्या कहती है कि हमारा कोई भी प्रीवियस वर्क है ना, उसका हम रेफरेंस लेकर एक नई राइटिंग लिख सकते हैं, और जो हमने राइटिंग लिखी है ना, हम बता सकते हैं कि जो हमारी नई वाली राइटिंग है वो कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी, बेशक हमारा आइडिया जो है ना वो पुराने वाला है। समझ गई हो? इंटरटेक्सचुअलिटी, टेक्स्ट का मतलब होता है हमारा टेक्स्ट, इंटर का मतलब अंदर से ही वो कुछ बता रहा है। इसमें हमने अपने रेफरेंसेस लेने हैं प्रीवियस वर्क्स में से, और जो हमने उन रेफरेंसेस को लिया है अपनी न्यू राइटिंग में, हमने बताना है कि वो जो न्यू राइटिंग है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, हाउ आवर न्यू वर्क इज इन्फ्लुएंसिंग अदर पर्सन्स, दैट इज इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटर का मतलब अंदर में, टेक्स्ट का मतलब जो हमारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा टेम्पोरल डिस्टॉर्शन। टेम्पोरल से क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टेम्पोरल? मैम आई हैव नो आइडिया। टेम्पोरल से हमारा मतलब है टाइम से, डिस्टॉर्शन का मतलब है जरूरत नहीं है टाइम को मायने में रखने की, डिस्टॉर्ट कर देना, डिस्टॉर्ट का मतलब रिजेक्ट कर देना, टेम्पोरल इज रिलेटेड टू टाइम। तो टेम्पोरल डिस्टॉर्शन की बात कर रहा है, वो कहते हैं हमें यहाँ पर लीनियर टाइम लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे बंदे का पास्ट था, कैसे उसका प्रेजेंट है, कैसे उसका फ्यूचर है। हम उस बंदे का प्रेजेंट डिस्कस करते करते ही हम पास्ट में भी जा सकते हैं। आपने ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के बारे में सुना है कुछ? यस मैम, जेम्स जॉयस नॉवल अबाउट है मैम, जेम्स जॉयस uses it ना, stream of consciousness technique. Virginia Woolf used it. used and Virginia Woolf also used in Lighthouse also। Yes मैम। तो उसमें क्या है, हमारा बंदा रह रहा है प्रेजेंट में, तो वो अपने माइंड को पुरानी यादों में भी लेकर जा सकता है। कॉन्शियस माइंड उसका आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स हमारे ऊपर। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कि देयर इज नो नीड टू राइट अ पर्सन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पूरा लीनियर वे में हमने नहीं चलना है, ये बता रहा है टेम्पोरल डिस्टॉर्शन। अब जो है ये हमारा वेटिंग फॉर गॉडो है, उसमें क्या है, टेम्पोरल डिस्टॉर्शन ही तो है, कोई वहां पर टाइमिंग की फिक्स नहीं है, कोई हमारी लेंथ फिक्स नहीं है, इंटरटेक्सुअलिटी का एलिमेंट भी उसमें है हमारा, तो वो सब उसमें अप्रोचेस हमारी क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म की है। मल्टीपल मीनिंग हमारा निकल कर आ रहा है, जो पहला नंबर पॉइंट हमने बताया है। तो मिनिमलिज्म है हमारे वहां पर, करेक्टर्स भी बड़े कॉमन से हैं, कोई किंग्स वगैरह की, कोई मोनार्की की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना। आगे है हमारा, नेक्स्ट है मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन मेटाफिक्शन तो इसमें क्या बताता है मेटाफिक्शन में, कि हम अपने रीडर को बता सकते हैं कि वो जो वर्क पढ़ रहे हैं ना वो फिक्शनल वर्क है, कि ये सच में ऐसा कुछ नहीं हो रखा है। सुपर नेचुरल जो हो गई हमारी चीजें, जो ये मूवीज वगैरह जो जैसी वो आ रखी है सलबरा शाहरुख खान की रावण वगैरह, तो वो क्या है, रियल बेस्ड नहीं है, मेटाफिक्शन का एलिमेंट है उसमें।
कि हम लोगों को बता, जैसे वो दिखाते हैं कि वो किस तरह का वो एक बना हुआ है, वो रॉबर्ट टाइप है, कैसे ही स्ट्रेच इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वायर्स, तो वो क्या है, मेटाफिक्शन इज अप्रोच है, इट इज नॉट रियल बेस्ड। तो ये हमारे कुछ ना कुछ हमने है ये पॉइंट्स निकाले हैं 7-8। आई होप यू हैव अंडरस्टूड सम ऑफ दीज पॉइंट्स। सुष्मिता, Yes, ma'am. Yes, ma'am. so have you got an idea something about Yes, ma'am. modernism? Yes, ma'am. Postmodernism. Yes, ma'am. हो गया ना क्लियर? Yes, ma'am. तो आपको इसके फीचर्स के बारे में पता चला है कुछ? Yes, ma'am. तो अब एक आगे एक और वर्क है इस आगे, ये तो हो गया। अब हम थोड़ा सा और आते हैं, आपको पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, डीकंस्ट्रक्शन अप्रोच हम करने के लिए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यू नो हु गेव दिस डीकंस्ट्रक्शन अप्रोच? No, ma'am. स्ट्रक्चरलिस्ट की बात करते हैं हम। स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ाया था मैंने आपको कल, स्टडी ऑफ साइंस, कि Yes, हमारे ma'am. पास For कुछ ना sure. स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि हमारे लैंग्वेज में हम अपना एक स्ट्रक्चर लेकर चलेंगे, एक साइन लेकर चलेंगे। जहां हमने लैंग और पैरोल की बात की थी, लैंग में हमने बताया था कि वी आर हैविंग सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, और पैरोल में हम कैसे यूज कर रहे हैं, मतलब एक सिस्टम था हमारे पास। अब आ रहे हैं हम डीकंस्ट्रक्शन पे। तो आप लिख लीजिए, नया टर्म, ये नया आपके लिए कंसेप्ट है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस ऑल्सो। इट वॉज गिवन बाय जैक्स दरिदा। नोट कर लीजिए आप इसके स्पेलिंग, JACQUESDERIDDA। तो ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, फिलोसफर, राइटर। इनका टाइम पीरियड यू जस्ट नोट इट डाउन, दैट इज फ्रॉम 1930 से 2004 का पीरियड है इनका। चले, Yes, ma'am. इसने बहुत आपको दिए, आगे 5-7 इसकी आगे आएंगी, जो इसने थ्योरीज दे रखी हैं, आपको पेपर में पता होनी चाहिए, आपके आगे आने वाले टाइम में नेट वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डीकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट है, एंड और हम इसे छोड़ ही नहीं सकते थे। तो ये तो मैंने आपको करवाना ही करवाना था, अगर मैं ये ना करवाती तो समझो बहुत कुछ रह जाता हमारा। तो डीकंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं? पहले आपने लिखा है DE, फिर आपने लिखा है कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION। कंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं? हम वर्ड को पहले ब्रेक करेंगे। To build something. टू बिल्ड समथिंग। हमने कोई चीज बना दी है, हमारे सामने एक बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, जो दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रखी हैं, वो क्या है, उन्होंने बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया है। Yes, और मैं ma'am. आपको पढ़ा रही हूँ अब डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन हमारा किसका होगा भाई? हम अपना टेक्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं। बिल्डिंग बन गई इतनी बड़ी, अब मैं आपसे कहूं कि सुष्मिता, यू जस्ट टेल मी कि इस बिल्डिंग में क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या चीजें उसने यूज कर रखी हैं इंजीनियर में, तो आप मुझे कहूंगी कि मैडम मुझे तो नहीं पता इसमें क्या क्या यूज कर रखा है, कितना कितना सामान इसमें यूज हो रखा है। तो हम इसको जानने के लिए ना, हमें इसको डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। इस तरह से ही बताओगी तुम मुझे? Yes, ma'am. कंस्ट्रक्ट में तो बना दी इंजीनियर ने, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी टॉल बिल्डिंग्स बन गई, इतनी लिफ्टें बन गई, इतना सब कुछ बन गया, उसमें इतनी चीजें लग गई। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, कितनी सीमेंट लगाई गई है, कितनी इसमें ईंट गारे डाले गए हैं, क्या क्या किस मटेरियल से बना है, कितनी सैंड डाली गई है, कितनी मड डाली गई है, तो हाउ इट वाज मेड अप ऑफ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जो हमने बिल्डिंग बनाई है उसको पहले हम सारा कुछ तोड़ देंगे, और फिर हम बता देंगे कि भैया यहाँ पर तो इतने इतने सरिया डला है, इतने इतने इसमें गार्डर डले हैं, इतने बड़े बड़े इसमें पोल्स लगाए गए थे, इतना इसमें वो आयरन की शील्ड्स लगाई गई हैं, इतनी क्वांटिटी में हमने मड का यूज किया है। तो आप सब कुछ बता सकते हैं, सीमेंट हमने कितनी यूज की है, तो हम उसको कैसे बताएंगे? व्हेन वी डीकंस्ट्रक्ट। तो अब हम आते हैं अपने टेक्स्ट में, ये क्या कहता है, आप लिख लीजिए।
deconstruction approach brings a kind of meaning. Deconstruction approach brings a kind of meaning which is not there in text. डिकंस्ट्रक्शन हमें क्या बताती है? वो हमारे सामने एक ऐसा मीनिंग लेकर आती है जो हमारे टेक्स्ट में है ही नहीं है, विच इज हिडन. Deconstruction approach brings a kind of meaning which is not there in text, which is hidden. अब मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग कैसे बनी है, तो आप कहोगे कि मुझे नहीं पता किससे बनी है, उसको हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे. और वो क्या बता रहा है कि जो हमारा टेक्स्ट है ना, उसका जो मीनिंग है ना, वो उसी के अंदर ही छिपा पड़ा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है. अब मैं आपसे बोल रही हूं, आई एम ए फीमेल. इसका क्या मतलब है कि आई एम नॉट अ मेल. अगर मैं आपसे बोल रही हूं कि आई एम ए वुमेन, तो इसका आई एम ए वुमेन, तो मैं इसका क्या मतलब है? बाइनरी ऑपोजिशन क्या है? बिकॉज आई एम नॉट अ मैन. तो इसमें जो हम आप समझेंगे, दरीदा की डीकंस्ट्रक्शन अप्रोच हमारी बाइनरी ऑपोजिशंस को लेकर चलती है. उस चीज की हम बात कर रहे हैं जो चीज यहां पर नहीं है. बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैंने बोला आई एम ए वुमेन बिकॉज आई एम नॉट अ मैन. बाइनरी ऑपोजिशंस की बात हो रही है, डार्क लाइट वाली की बात हो रही है, जो हमने कल भी थोड़ा सा पढ़ा था. आगे आपने लिखना है जो हमारा डीकंस्ट्रक्शन अप्रोच है, ये हमारी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का कंसेप्ट है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद स्ट्रक्चरलिज्म. लिख लीजिए ये चीजें. जो हमारा डीकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट है, दैट इज नॉट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करता है. स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात मैं आपको समझा देती हूँ. स्ट्रक्चरलिज्म में हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास लैंग होगा, परोल होगा, स्टडी ऑफ साइन होंगे, हमारा सिग्निफायर होगा, उससे हम सिग्निफाइड लेकर आएंगे, ये हम पढ़ा था. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है कि कुछ भी फाइनल स्ट्रक्चर नहीं है. वही हमारा दरीदा डिकंस्ट्रक्शन में बता रहा है कि कुछ भी फाइनल नहीं. That means post-structuralism and deconstructionism theories are same. सेम. अगर आपसे डिकंस्ट्रक्शन में वो दरीदा आएगा तो आप बताएंगे दरीदा इज नॉट अ स्ट्रक्चरलिस्ट, ही वाज अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट. Okay. पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट. तो स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का मतलब आप समझ गए हो. स्ट्रक्चरलिस्ट में हमारा फिक्स स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, हमारे पास सब कुछ सिस्टम है, स्टडी ऑफ साइंस है. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में हमने कह दिया हमारे पास स्ट्रक्चर ही कोई फाइनल नहीं है भाई. अब ये भी तो इसमें यही बोल रहा है ना, टू ब्रिंग अ काइंड ऑफ मीनिंग विच इज नॉट देयर इन टेक्स्ट, विच इज हिडन. हमने डीकंस्ट्रक्शन अप्रोच में वो वाला मीनिंग बताना है जो इसमें है ही नहीं है. आई एम ए फीमेल बिकॉज आई एम नॉट अ मेल. ये एग्जाम्पल आप लेकर उसको बार बार रिलेट कर सकती हो. आई एम ए वुमेन बिकॉज आई एम नॉट अ मैन. बाइनरी ऑपोजिशंस की बात कर रहे हैं, डे एंड नाइट वाली बात हो रही है. अंधेरा है, इसका मतलब अंधेरा है, इसका मतलब इसका क्या मतलब अंधेरा है? इट मीन्स लाइट नहीं है. यहाँ पर हम दिन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स रात नहीं है. अगर हम रात की बात कर रहे हैं कि रात हो गई है, इट मीन्स दिन नहीं है. ये समझ रही हो? तो आपने लिखना है कि दरीदा टुक दिस टर्म फ्रॉम मार्टिन. ये आपने पेपर में मेंशन करना है. मार्टिन हेडिगर, HEIDIGGER. मार्टिन हेडिगर से इसने ये वर्ड लिया था दरीदा ने. दरीदा ने जो वर्ड लिया था मार्टिन हेडिगर का ना, मार्टिन हेडिगर का जो वर्क था ना, उसमें उन्होंने डीकंस्ट्रक्शन के स्पेलिंग आप लिख सकते हैं क्या दिए थे. अब हमारा जो डीकंस्ट्रक्शन है, DECONSTRUCTION है,
और उन्होंने वो क्या स्पेलिंग, मार्टिन हेडिगर ने क्या यूज कर रखे हैं अपने वर्क में, DESTRUCKTION, के का यूज करा हुआ है इसने. तो आर यू गेटिंग Ma'am, can you what I want to say? repeat the spelling that Martin used? Yes. TRUKTON, डिकंस्ट्रक्शन, मतलब के लगा दिया उन्होंने सी की जगह, ये बोल रहे हैं. तो जो ये इसने डीकंस्ट्रक्शन की अप्रोच दी है जैक्स दरिदा ने, फ्रेंच फिलोसफर हैं, किसमें मेंशन कर रखी है, उनके वर्क का नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी, OF ऑफ ग्रामेटोलॉजी के स्पेलिंग लिखेंगी आप, GRAMMATOLOGY. इनका ये वर्क आया था इन 1967. तो इसको किसने ट्रांसलेट किया था ऑफ ग्रामेटोलॉजी को? गायत्री स्पिवक ने ट्रांसलेट किया था इसको, गायत्री स्पिवक. इनकी भी थ्योरीज हैं. अब हम आगे आते हैं कि क्या कहता है अब ये दरिदा अपनी इन थ्योरीज में. मैंने आपको डीकंस्ट्रक्शन का मतलब तो बता ही दिया है कि हमारा जो मीनिंग है ना, वो वाला मीनिंग है जो उसमें है ही नहीं है. जहां पर हम अंधेरे की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वहां पर रोशनी नहीं है. जहां पर हम मैन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वहां पर वुमेन की प्रेजेंस नहीं है, शी इज एब्सेंट देयर. जहां पर हम एक्टिव लर्नर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वहां पर हम पैसिव की बात नहीं कर रहे हैं. क्लियर हो रहा है? बाइनरी ऑपोजिशंस बताया है. Yes, ma'am. आगे चलते हैं. अब दरिदा ने और बड़े इंपॉर्टेंट 3-4 टर्म्स दी हैं, लिखिए आप स्पेलिंग, APORIA, अपोरिया. आपके नेट के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, कि हु गेव दिस टर्म. अपोरिया से हम क्या समझेंगे अब सिंपल वे में? अपोरिया का मतलब हो जाएगा जो हम पढ़ चुके हैं अब तक, आपको समझाने के लिए, टू बी और नॉट टू बी. Dilemma. When we are in a dilemma, when we are in a state of confusion, we can't decide what to do. हेमलेट वाली कंडीशन हो गई, उसे हम कहेंगे टू बी और नॉट टू बी. क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है ना, वो फाइनल नहीं है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने उसका क्या मीनिंग लेकर आना है, जो मीनिंग उसका बीच में छिपा ही पड़ा है. तो एपोरिया का मतलब आपको पूछेगा अगर वो एग्जामिनर क्या होता है, तो आपने अपने अपनी डेफिनेशन में यही बताना है कि टू बी और नॉट टू बी वाली कंडीशन होगी, कंफ्यूजन हो गई, परप्लेक्सिटी वाली सिचुएशन हो गई. आगे है ये जो हमारा कंसेप्ट आया हुआ है एपोरिया का, ये जो कंसेप्ट है ये दरिदा के माइंड में कब स्टक करा कि व्हेन दरिदा गेव, एक लेक्चर दिया था इन्हें, दरिदा गेव लेक्चर इन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी. तो आप लिखेंगे किसके ऊपर दिया था, ऑन स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले. ये आपसे पूछ लेंगे कि ये किसने लिखा है वर्क. दरिदा गेव लेक्चर इन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी on structure, sign and play in the discourse of human science. डिस्कोर्स का क्या मतलब होता है? जहां हम लैंग्वेज की बात करते हैं. आर यू नोटिंग डाउन? Yes, yes, ma'am. अगला आपको पता होना चाहिए जो इसका वर्क था दरिदा का. फिर आगे टर्म्स पर आ रहे हैं. स्पीच एंड फिनोमिना. Preach.
स्पीच Speech. बोलना, आर्टिकुलेट. Yes, ma'am. स्पीच एंड फिनोमेना ये आया था 1967 में, ये भी इनके साथ ही आया था, ग्रामेटोलॉजी के साथ ही. नेक्स्ट है राइटिंग एंड डिफरेंट. इट इज ऑल्सो अ वर्क ऑफ दरिदा, 1967. And last but not the least, margins of philosophy. It came in the year 1972. अब इसके टर्म्स के ऊपर आते हैं. पहली हमारी टर्म है कि जो ये इन्होंने अपने वर्क में ग्रामेटोलॉजी में बात की है डिफरेंस की. यहां पर जो डिफरेंस बोल रहे हैं उसके स्पेलिंग डिफरेंट है. लिख लीजिए आप. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंस. DIFFERANCE, डिफरेंस. अब आप कहेंगे कि ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता. तो डिफरेंस जो हमारा वर्ड है Yes. जो इन्होंने दे रखा है वो हमारा क्या है, पोर्टमेंटिव वर्ड है. पोर्टमेंटिव का मतलब आपको पता होगा, जैसे अगर लिटरेरी डिवाइस, यू जस्ट टेल मी सिस्टम. मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है. पोर्टमेंटिव अब आ रही है. Yes, ma'am. Can you please repeat? पोर्टमेंटिव. पोर्टमेंटिव वर्ड आपको पता होंगे. मैम आप प्लीज स्पेलिंग बताओगे, मैं नहीं समझ पा रही. PORT Okay. MANTEAU. पोर्टमेंटिव वर्ड. पोर्टमेंटिव वर्ड का मतलब आपको पता हो. No, ma'am. पोर्टमेंटिव वर्ड का मतलब होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स और हम उसका एक बना देते हैं. एग्जाम्पल लिखेंगी आप, जैसे कि एक आपने वर्ड लिखा स्मोक और दूसरा आपने वर्ड लिखा फॉग. पहला वर्ड क्या है, स्मोक. दूसरा वर्ड क्या लिखा है, फॉग. और आपका पोर्टमेंटिव वर्ड क्या बन जाएगा इन दोनों का, Smog. कॉम्बिनेशन ऑफ टू से स्मॉग. Yes, ma'am. स्मॉग. Yes, ma'am. SMOG. स्मोक और फॉग को जब हम कंबाइन कर देते हैं उनके इनिशियल्स को लेकर, तो हमारा जो नया वर्ड डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड स्मोक. तो उसे हम कहते हैं पोर्टमेंटिव वर्ड. अब देखते होगे आप, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो अपने बच्चों के नाम अपने नाम के इनिशियल्स के नहीं रख लेते हैं. इस तरह से समझ सकती हो तुम. दैट इज कॉल्ड पोर्टमेंटिव वर्ड. स्टार्टिंग के वर्ड्स लेकर एक नया वर्ड क्रिएट कर देना, कहने का मतलब है. अब जो इसने डिफरेंस की बात करी है वो अब किससे बना है, वो अब तुम लिखोगी. हमने तो पेपर में वही देना है ना एग्जाम्पल. Difference is a term given by Derrida, and it is a portmanteau word which means combination of two. So the words
which he describe in differences differ. अब आप लिखेंगी अब ये डिफरेंस कैसे बना है, डिफर, डिफर का क्या मतलब होता है, अलग, डिफरेंट प्लस yes ma'am, डिफरेंस, डिफरेंस बनाना है हमने, डिफर ले लिया पहला वर्ड और प्लस हमने दूसरा वर्ड ले लिया डेफर, DEFER। डेफर का क्या मतलब होता है, it also means different, ना, डिफर का मतलब डिफर होता है, डेफर का मतलब बताओ आप मुझे, डिले, delay, पोस्टपोन कर देना। तो वो क्या बता रहा है, हमारा जो डिफरेंस उन्होंने बताया है वो क्या कह रहा है, हमारा जो वर्ड है डिफर और डेफर का कॉम्बिनेशन है, तभी वहां पर डिफरेंस बना है। अब वो क्या बताता है दरीदा कि जो हमारा डिफरेंस है ना, वो ही एक मीनिंग को क्रिएट कर रहा है, जैसे कि डिफर और डेफर ने एक डिफरेंस बना दिया है। हम अपने टेक्स्ट की स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ आपके सामने, एक और तुम्हें दे देती हूँ। अब मैं आपको कहती हूँ कि सुष्मिता आप ना मुझे गॉड का मतलब बताओ, उसके सिनोनिम्स बताओ। तो आप जाएंगे डिक्शनरी में, आप कहेंगी कि मैडम उसका मतलब तो ऑलमाइटी होता है, डिवाइन होता है। तो मैं पूछूंगी आपसे कि ऑलमाइटी के फिर क्या मीनिंग, ऑलमाइटी का सिनोनिम बताओ। तो तुम मुझे ऑलमाइटी के जो सिनोनिम बताओगे वो और कुछ तरह के बताओगे। डिवाइन के मैं अगर आपसे पूछूंगी तो आप मुझे कुछ और 3-4 मीनिंग्स और निकल निकल के आएंगे। तो क्या हो रहा है, जो हमारा मीनिंग है ना वो डिले हो रहा है। गॉड से मैंने पूछा कि मुझे सिनोनिम बताओ, आपने मुझे बता दिया ऑलमाइटी डिवाइन। तो मैंने आपसे पूछा कि यू जस्ट टेल मी द सिनोनिम ऑफ नाउ ऑलमाइटी। तो वहां से आपने 2-3 वर्ड्स क्रिएट कर लेने हैं। तो क्या कहने का मतलब है इसमें, ये क्या कह रहा है कि जो हमारा मीनिंग है ना हर एक टेक्स्ट का, वो रियल तो निकल ही नहीं रहा है, वो तो कहीं और से और आगे पहुंची जा रहा है। आर यू गेटिंग? yes ma'am, इसमें मैंने आपसे पूछा था गॉड, सिग्निफायर मेरा क्या था यहाँ पर, गॉड था। और फिर तुमने मुझे उसका मतलब बताया ऑलमाइटी डिवाइन। अब मैंने तुमसे पूछा कि मुझे बताओ ऑलमाइटी का क्या मतलब है। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा सिग्निफाइड है ना वो चेंज हो रहा है। कल सिग्निफायर सिग्निफाइड मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं बता रही, ठीक है? पता है तुमको, पता है yes ना ma'am, आपको? yes तो वो ma'am, क्या कर रहा है कि हमारा सिग्निफायर है ना वो भी चेंज हो रहा है। जब मैंने तुमसे गॉड का ऑलमाइटी डिवाइन पूछा है तो जो हमारा ऑलमाइटी है ना वो सिग्निफायर बन गया। तो जो तुम उसके मुझे मीनिंग बता रहे हो ना उनका मीनिंग डिले हो रहा है, औरों से और हम आगे पहुंची जा रहे हैं। अब मैंने आपसे यही बहुत बोला था, बात यही वाली, आई एम ए वुमेन बिकॉज आई एम नॉट अ मैन। हम लाइट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वहां पर हम अंधेरे की बात नहीं कर रहे। तो ये इसने बताया है, आप गॉड का एग्जांपल ले सकती हैं, आप मैन वुमेन का ले सकते हैं। कि कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा सिग्निफाइड है ना वो चेंज हो रहा है, और जो हमारे मीनिंग्स है ना वो नए नए बनकर आ रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं हमारे मीनिंग। क्लियर? yes ma'am, नेक्स्ट हमारी टर्म है दरीदा ने जो दी है, ARCHE, आर्ची राइटिंग, ARCHE हाइफन डालकर राइटिंग। इसमें ये क्या बोलता है आर्ची राइटिंग में, ही प्रेफर्ड हेयर स्पीच ओवर राइटिंग। ही प्रिफर्ड स्पीच ओवर राइटिंग। मतलब यहां पर हम आर्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं आर्ची राइटिंग में। आपने रिहोट्रिक टर्म सुन रखा है? रिहोट्रिक, रेट्रिक, पता नहीं, मैं इसको प्रोनाउंस तो ठीक ही कर रही हूँ, पता नहीं किसी और तरह का साउंड कर रहा है। रिहोट्रिक, आर ma'am, यू देयर सुष्मिता? can you please tell me the spelling? स्पेलिंग ऑफ रिहोट्रिक, Yes ma'am, RHEOTRIC। okay, रिहोट्रिक का मतलब, ma'am, I know about the rhetoric questions when you know we build a sentence like we are asking a question, but actually we are not asking the question.
we are actually giving a statement. नहीं, इसमें हम रिहोट्रिक डिवाइसेस होती हैं, बोलने वाली जिसे हम कहते हैं, स्पीच वाली होती है, नॉट राइटिंग, Okay. रिहोट्रिक। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं अपनी स्पीच को ओवर राइटिंग से। आर्ट राइटिंग का मतलब ये होता है, मतलब हमारा लिंग्विस्टिक्स है, Okay, इसमें ma'am. आपने लिंग्विस्टिक्स वगैरह पता है आपको? आप आइलेट्स Yes, वगैरह का ma'am. पेपर देते हो तो आपको उसको आपको सिंबल सुनाए जाते हैं कि हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स, कहने का मतलब ये हो गया। Okay, ma'am. डू यू नो अबाउट द कॉन्सोनेंट साउंड्स, वॉल साउंड्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो वो हमारा क्या है, रिहोट्रिक है। अब आप, Okay, अगर मैं ma'am. आपसे पूछती हूँ कि सुष्मिता, SURE को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, क्या इसका रिहोट्रिक है, तो आप मुझे क्या बताएंगी इसका, इफ यू नो द फोनेटिक सिंबल्स? व्हाट इज द SU. करेक्ट आर्टिकुलेशन? SURE। Sure. It's not sure, it's sure. When we transcribe it ना, Sure. it's Yes. sure. अगर हम इसको लिखते हैं वर्ड को, TOUR, टूर, इसको क्या प्रोनाउंस Yes, करोगे आप, ma'am. TOUR को? In a It's general not language, tour, we say yes. it's tour, it's tour। Okay. अब गो को बोलते हैं जस्ट गो, इट्स नॉट गो, इट्स गो। तो कहने का क्या मतलब है, आर्चिंग राइटिंग में वो क्या बोल रहा है कि हमें प्रेफर किसको करना है, प्रेफरेंस देनी है स्पीच को, देनी है अपनी आर्टिकुलेशन को, देनी है कि हाउ वी प्रोनाउंस। उसके बाद है हमारा आप, एक बहुत अच्छा एक उसका मुझे थॉट सा याद आ रहा है, एरिस्टोटल का। उसने क्या बोला था कि जो हमारी राइटिंग होती है ना, वो एक तरह की पॉइजन होती है हमारी मेमोरी के लिए, कि मतलब हमेशा ही हम राइटिंग के ऊपर अपनी नॉलेज को उस पर स्टेबल नहीं कर सकते हैं। वी शुड नो द आर्ट ऑफ स्पीकिंग ऑल्सो, वी शुड बी रिहर्ट्रिक। अब इंटरव्यू में क्या होता है, आपके राइटिंग स्किल्स को तो देखा ही जाता है, अब आपसे प्रेजेंटेशन ली जाती है, आपका डेमो लिया जाता है, तो वो क्या है, हमारा आर्ची राइटिंग ही है ना। अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपसे इंटरव्यू स्किल्स में पूछा जाता है आपसे, हाउ यू बिहेव, हाउ यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्ची राइटिंग। ठीक है? Yes, ma'am. इनका दो तीन टर्म्स और है, फोनोसेंट्रिसिज्म की बात कर रहा है ये, फोनोसेंट्रिसिज्म। हाँ, तो बुढ़ा के लाए अंदर, तेरी कितना है? फोनो का क्या मतलब होता है, PHONO, नाम से ही पता चल रहा है। Ma'am, link to the language. Means speaking. की बात कर रहे हैं हम फोनो में। फोनोसेंट्रिसिज्म का मतलब हो गया हम स्पीच ओवर राइटिंग की प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये भी इसी का ही कंसेप्ट है। नेक्स्ट है हमारा लोगोसेंट्रिसिज्म, ये इन्हीं के सारे टर्म्स हैं। Okay, ma'am. लोगों में हम क्या कहेंगे, लोगों का क्या मतलब होता है, लॉग टेबल नहीं होता पेपर में बच्चे यूज करते हैं, Yes, ma'am. तो वो क्या होता है, उसमें पर्टिकुलर उन्होंने उसकी रेशियो पॉइंट दे रखा होता है कि इस नंबर का ये लॉग नंबर, लॉग लॉग नंबर है, तो वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, रीजन होता है, उसमें रैशनैलिटी होती है। तो लोगोसेंट्रिसिज्म में हम क्या करते हैं, वी प्रीफर रीजन एंड रैशनल अप्रोच ओवर इमोशनैलिटी। लोगोसेंट्रिसिज्म एज दिस नेम कनोट्स, लोगो का मतलब हो गया रीजन, रैशनल। तो देखो हम ये जो पढ़ रहे हैं सारी चीजें, वो लैंग्वेज के बारे में ही बता रहा है, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर मीनिंग ना, कि हमें ये Yes. सब चीजें पता होनी चाहिए। और वो क्या बोलता है कि देयर इज नो आउटसाइड टेक्स्ट, टेक्स्ट के अलावा कुछ भी नहीं है, जो कुछ हमें दे रखा है हमें उसी में से ही बहुत कुछ निकालना है, एवरीथिंग इज इन टेक्स्ट। एक और इनका टर्म है PHA, डबल L
ओ, फेलो, लोगो। देखो ये 2 वर्ड से बना है, फेलो है, फिर लोगो है, फिर सेंट्रिसिज्म है। फेलो का मतलब है यहाँ पर PHALLO से पेट्रार्किकल व्यू। हम यहाँ पर मेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। फेलो मीन्स मेल, पेट्रार्किकल व्यू ऑफ द सोसाइटी। लोगो का मतलब हो गया रीजन। वो वाली अप्रोच हमारी हो गई राइटिंग में, पेट्रार्किकल व्यू प्लस रीजन। अगला है इसका एक और टर्म है लास्ट, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। Meta? मेटाफिजिक्स Yes. ऑफ प्रेजेंस। अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ किसी चीज की, तो इट मीन्स हम एब्सेंट की भी बात कर रहे हैं साथ में, विच इज एब्सेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सेंट। अगर मैंने बोला कि इतने बच्चे प्रेजेंट है, तो इट मीन्स इतने बच्चे एब्सेंट भी तो है ना साथ में, एंड यू हैव टू ब्रिंग आउट मीनिंग। मतलब क्या कह रहा है ये डिकंस्ट्रक्शन अप्रोच हमारी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में? नो मीनिंग इज फाइनल, वी इवेल्युएट द टेक्स्ट on these certain aspects of language according to दरिदा। जो हमने कुछ एक निकाला है, ये इसकी टर्म्स हैं जो इसने अपने वर्क्स में दे रखी है। Yes. Ma'am, the metaphysics of presence is kind of metaphysical theory that we read in John Donne's poem, or is it different? नहीं, ये डिफरेंट है। Okay. वहां पर तो हम अपनी लव को बियॉन्ड लेकर जा रहे हैं ना, Yes, ma'am. फिजिकल से अलावा की बात कर रहे हैं हम जॉन डन की पोएट्री में। वी Yes, आर ma'am. नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल लव। उस लव की बात हो रही है। Yes, ये ma'am. मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस की मतलब है जहां पर बाइनरी ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं वो, कि अगर मैं आपसे किसी की प्रेजेंट की बात कर रही हूँ कि सुष्मिता तुम कहोगे कि मैं ही मैडम की क्लास में आज सिर्फ प्रेजेंट थी, तो इट मीन्स कितने सारे बच्चे तो एब्सेंट थे ना। जहां हम प्रेजेंट की Yes, बात कर रहे हैं, इट मीन्स अपने आप वहां पर एब्सेंट आ ही रहा है। अगर अगर आपकी अटेंडेंस आएगी तो कहेंगे सुष्मिता वॉज प्रेजेंट इन माई क्लास, तो बाकी सारे तो एब्सेंट थे ना, अपने आप ही मीनिंग आया ना हमारे पास। तो ये बोल रहा है कि मीनिंग हमारा हिडन भी टेक्स्ट में ही होता है। ये कुछ नई नई टर्म्स ही थ्योरीज हैं, कुछ ये मैंने तो बना नहीं रखी हैं, तो थोड़ा तुम इनको देखोगी 2-3 बारी लेक्चर को सुनना, अपने किताब को पढ़ना, मतलब वो कहना क्या चाहता है वो हमने समझा है आज। yes, ma'am. प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे अब इसमें से जो हमने किया है आज। Ma'am, logocentrism क्या है? लोगों का मतलब है हमारा लॉग टेबल जो होता है आपके पास, आपने देखा होगा अगर आपने मैथमेटिक्स में लॉग टेबल नहीं मिलते हैं बच्चों को कि बच्चों इनकी वो नंबर बताओ क्या होती हैं वो Yes, पॉइंट्स वगैरह, तो वो yes, फाइनल ma'am. दे रखी है, रैशनल है वो, उसमें मेरी और तुम्हारी इंटरफेरेंस नहीं है कुछ। Yes, तो ma'am. जो हमारा लोगोसेंट्रिसिज्म है वहां पर हमने रैशनैलिटी को लेकर चलना है ओवर इमोशनैलिटी। इमोशनल की बात नहीं वहां करनी है। टू बी और नॉट Okay, टू बी नहीं हो जाएगा वहां, पोरिया नहीं आएगा। okay, ma'am. वो बोला उसने। फेलो में वो क्या बोल रहा है, फेलो का मतलब यहाँ पर मेल से है, Okay, ma'am. मेल ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं, पेट्रार्किकल व्यू को लेकर चल रहे हैं, तो उस तरह का है ये। अभी आप इतना डिटेल में मत जाना, आप इसका जो शुरू का हमने पढ़ा है ना Yes, ma'am. दरिदा वगैरह का Yes, ma'am. स्टार्टिंग वगैरह, आपको नोट ही आएगा कि इसके वर्क्स कौन से हैं, कहना क्या चाहता है, एवरीथिंग इज इन टेक्स्ट वगैरह, तो वो ही आप डिफाइन कर देना। Ma'am, there is a question. To define midnight children as postmodernist text. So when that kind of questions come, how are we going to, like, we made points
or we have to write in paragraphs, or the points that you tell about postmodernist theory, we have to mention one by one all of those. जस्ट डील विद द जॉनर ऑफ द नॉवल ना, उसे हम जॉनर कहते हैं कि मतलब कौन सी एज से वो बिलोंग कर रहा है, मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न है, तो आप पहले वाले स्टैंजा में उसको डिफाइन कर सकती हैं। So first we have to define the postmodernism or the modernism and its characteristics. हमने पढ़े हैं ना अभी क्लासिकल व्यूज Yes, वगैरह ma'am. जो पढ़े, तो इसमें हम अपना टर्म यूज कर सकते थे मॉडर्निज्म और पोस्ट जॉनर, इट्स जॉनर। अगर हम इसको Yes. ट्रांसक्राइब करेंगे GENRE, तो आप बता Yes, ma'am. सकते हैं कि हमारा ये नॉवल है ये पोस्ट मॉडर्निज्म जॉनर से डील कर रहा है। Yes, इतना नहीं लिखना है आपको, बस अपना आंसर पे ही आना है। मतलब आप स्टाइल बता सकते हो कि सलमान रश्दी का ऐसा है इन 5-6 लाइंस, और फिर Okay. बाद में तो आपको अपना सारा नॉवल प्लॉट वगैरह स्टोरी डिस्कस ही करनी होती है, थीम वगैरह चलेगी बल्कि। Okay, ma'am. Okay, ma'am. प्लॉट में क्या होता है हमारा, स्टोरी के साथ साथ हम थीम को भी डिफाइन करते हैं। हमने पढ़ा था ना प्लॉट में, हमारा पता चल जाता है क्या क्या है, लव बेस्ड है कि Yes, ma'am. किस्म का है, क्या है, हीरो है विलन है, हम उसी में ही बता देते हैं। करेक्टर तो बाद में अपनी Yes, ma'am. परफॉर्मेंस। तो इसी तरह से है। Okay, तो ma'am. आपको मैंने नोट्स वगैरह के लिए कहा था, तो मैंने वो स्टूडेंट्स को कह रखे हैं, Yes, ma'am. तो विद इन 1 or 2 days I will try to send you. So if you are having any type of Thank you. problem, you are having, or you just call me. I'm 1 call away from you. So now we just want to finish the session. ठीक है, काफी चीजें हो चुकी हैं वैसे तो। Yes, ma'am. मार्केट वगैरह Yes. व्यू मैंने बताया है, थोड़ा रिच और वर्किंग क्लास का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो रह गया हमारा थोड़ा। तो मैं देखूंगी कि सर से बात कर कर अगर Yes, एक आधा ma'am. लेक्चर हमें भी बोल सकती हो। Okay, ma'am. तो हमारा Okay. पूरा थ्योरी है ना, आज मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न तो काफी चीजें पढ़ी हैं, जो हमारा पूरा 6 महीने का काम Yes, होता है ना, वो हमको खत्म किया आज। तो ठीक है सुष्मिता, Yes, ma'am. ऑल द बेस्ट। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ जी सर। हाँ जी मैम, हो गया मैम? हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, मैं कर रहा हूँ सर। जी सर, थैंक यू। जी थैंक यू।